वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एमएससी एंट्रेंस टेस्ट 2024 फॉर एमएससी जोलॉजी और एमएससी बॉटनी वाली भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी मैं देखो स्टार्ट बता दूं, जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, यानी काउंसलिंग का प्रोसेस है, जिसमें एचपी का अलग प्रोसेस है और जो डीम्ड कॉलेजेस हैं यानी जो एचपी से कंसर्न कॉलेजेस हैं उनका अलग प्रोसेस होता है। हर एक कॉलेज अपना खुद का काउंसलिंग प्रोसेस या काउंसलिंग पोर्टल ओपन करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कट ऑफ की टेंशन होती है, हॉस्टल की टेंशन होती है, बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जून ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई डाउट होगा या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट होगा आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 692 अभी तक मेंबर हो चुके हैं, आपको ये 1000 कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी स्पेशली बात करते हैं हम एमएससी जूलॉजी के लिए। तो एमएससी जूलॉजी 2024 के लिए जो स्टूडेंट वो हैं 131 अभी तक, ठीक है। तो आप जितने मर्जी हो, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी इसमें मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे आज, एक आपका यहाँ पर 2019 का और एक आपका 2022 का। इन दोनों को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इसके आंसर्स वैसे तो आपको निकाल लोगे, वैसे ये जो पहले वाला ना इसका मैंने साथ में यहाँ पर टिक भी किए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेना। बाकी कई आंसर की बात की तो शायद इसकी 2022 वाले के आंसर की मेरे पास है, ये चाहिए होगी तो आपको कमेंट कर देना है, इस ग्रुप में कर देना कमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्रैक कैसे करना है। देखो मैंने पहले कहा था इस वीडियो में 2 चीज़ें कराऊंगा, एक कराऊंगा आपको इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इन दोनों के एमसीक्यू, ठीक है। वो साथ में ये करवाऊंगा कि कुछ ट्रिक्स दूंगा कि आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है। पहली लिख लीजिए, जो भी स्टूडेंट एमएससी जूलॉजी या एमएससी बॉटनी के लिए तैयारी कर रहा है, उनके एक चीज़ याद रखनी है, एनसीईआरटी, ये आपको भूलनी नहीं है। एनसीईआरटी 250 रुपये की बुक्स मिल जाती है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर, यदि आपके पास नहीं है तो, यदि है तो वेल एंड गुड, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कमीशन हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे सेट हो, चाहे आपका ये एमएससी एंट्रेंस हो, यहाँ पर भी आपसे जोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। देखो कल एक पेपर हुआ था सेट का, उसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, और आए भी कैसे थे, डायरेक्ट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई थी। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, कोई मार्कशीट पर पूछा था कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो डायरेक्ट वहाँ पर लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के 12th में, ठीक है। तो ये बोल जाता हूँ कि एनसीईआरटी जितना ज़्यादा हो सके उसको घो लेना, और जो एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो हाई लेवल का है वो आपको मैं पाथ फाइंडर से करवा दूंगा, जिसके एमसीक्यू और थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आपको मैं एक महीने में करवा दूंगा, इस महीने में। बट आपको ध्यान किस पर रखना है, एनसीईआरटी पर। ये तो घोल लो भाई, एनसीईआरटी तो आएगी आएगी। मैक्सिमम 100 क्वेश्चन तो 100 में से 40 क्वेश्चन लेके चलो एनसीईआरटी से आएंगे, 40 क्वेश्चन, और एज इट इज़ लाइनें आएंगे, एज इट इज़ लाइनें, चाहे रट लो, इसमें नहीं है तो रट लो, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट है कि कोई भी ऐसा यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है जिसको एग्ज़ाम या क्वेश्चन नहीं आते हों, क्योंकि ये जोलॉजी क्वेश्चन आपने कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, प्लस में पढ़े हैं, +2 में पढ़े हैं, ठीक है, कभी ना कभी आपने पढ़े हैं क्वेश्चन। वो वैसे ही क्वेश्चन ऐसा है, कुछ यूनिक नहीं आ जाएगा, सभी को आता है। बट गलती कहाँ हो जाती है, एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम प्रेशर, ये एक छोटी टर्म नहीं है, एग्ज़ाम प्रेशर और एग्ज़ाम फियर। यदि आप एग्ज़ाम देने बैठे हो तो आपको ये 100% श्योर होगा कि जो क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी लगते हैं वो भी आपने गलत किए होते हैं, ठीक है। घर आप देखोगे तो आप 5 सेकंड में उसका आंसर देख लेते हो कि हाँ यार ये आंसर इसका आंसर था, बट वहाँ पर गलत होता है। तो पहली बात, जब भी अटेम्प्ट करना है तो 1 मिनट मेरे लिए रिकॉल करना है कि क्या मैं सच कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देना आपको कि आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आप गलत करोगे, ठीक है। सभी को आंसर आते हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अद्भुत बंदा है कि उसको आ ही जाएगा 100% आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी को आता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, +2 10th लेवल के होते हैं, ग्रेजुएशन के लेवल ज़्यादा नहीं होता इसमें। बट ये याद रखना कि क्वेश्चन जो आता हो वो गलत मत करना। ये बात है, जो क्वेश्चन आपको गलत आता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है बट आपने वो गलत कर दिया, कभी भी आपका किसी भी फील्ड में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। पिछली बार मेरे एमएससी एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 में 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए थे जो मतलब बच्चा भी कर सकता था, एक 9th का स्टूडेंट उठा वो भी कर सकता था हमसे। बस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना हो सके वहाँ पर प्रेजेंस रखना, अपनी प्रेजेंस रखना। ये होता है कि वहाँ पर तुम बैठे तो क्या कर रहे हो, तुम ध्यान से देख रहे हो उस क्वेश्चन को कि क्या इसका आंसर यही है, ठीक है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये आपको याद रखनी है। तो जो थर्ड बात है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये कोई सिंपल बात नहीं है, एलिमिनेशन मेथड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो भी आपका क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको 2
ऑप्शन जो आप एलिमिनेट कर पाते हो। कई स्टूडेंट एक कर पाते हैं, कई दो कर पाते हैं, बट एलिमिनेट कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ये ऑप्शन तो 100% ही नहीं होगा भाई, ठीक है। कई दो कर जाते हैं, मैं तो हमेशा दो करवाता हूँ, ठीक है, ये दो रह जाते हैं मेरे सेंड में। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से मैं दो एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, ओके, और ओनली मेरे पास बच रहे हैं दो ऑप्शन, उन दो में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो उसका हमेशा याद रखना, उसका राइट आंसर वो होगा जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है, ठीक है। पहली बात है, पहली बात है कि दो ऑप्शन बचे हैं, उनमें से एक आपने सुना ही नहीं है, कभी नहीं सुना है, वो दूसरा आपने सुना है, तो हमेशा ब टिक करना जो आपने सुना है, ठीक है। ये ट्रिक है, लिखना चाहते हो लिख लो, वो टिक करना, ठीक है। मान लीजिए या देख लो आपने दोनों सुने हैं, आपने दोनों सुने हैं, तो आपको अपनी आंसर शीट मैच करनी है जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। उस सीट में देख रहा हूँ ओ एम आर सीट में कि जो पहले आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, यानी बी आ रहा है या ए आ रहा है सबसे ज़्यादा। जो भी सबसे ज़्यादा आ रहा होगा और आप में से दो ऑप्शन में ए या बी, जो भी यदि बी सबसे ज़्यादा बी आया हो और आप दोनों में से जो एलिमिनेट कर पा रहे हो उसमें ए और सी है, तो आपको क्या करना है, वो अटेम्प्ट कर देना जो मती बार आया है, यानी ए मती बार आया तो ए कर देना, उसी मती बार आया तो सी कर देना, ठीक है। ये हो गए 3 मेथड, ये आपको 3 गुण याद रखने हैं। अब चलते हैं सीधी बात, आपके कौन से आपको कोर यूनिट रखनी है, कौन से आपको बफर रखनी है, यानी कोर यूनिट ऐसी यूनिट जो आपको 100% करके जानी है, जिससे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एमएससी जूलॉजी में जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली यूनिट आपको याद रखनी है एनिमल डाइवर्सिटी, ये आपको भूलनी नहीं है। एनिमल डाइवर्सिटी से 20-15 क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी आपकी, और एनिमल डाइवर्सिटी से कौन से ऐसे क्वेश्चन जिनसे आपका कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम आपसे पूछा हो, ठीक है, जैसे एडमिशिया या सी पेन, सी हेयर, गोर्गोनिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपको एग्जांपल से याद रखना है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे सेल की डिस्कवरी, देखो जैसे हु डिस्कवर द लिविंग सेल, या सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, फोस्फोलिपिड से क्वेश्चन आ सकते हैं, डीएनए से, आरएनए से, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसलेशन से, किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है, ओप्रोन से, जीन रेगुलेशन से, स्प्लाइसिंग से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कोर यूनिट है। कोर यूनिट आपको 5 रखनी है, 2 हो गई। तीसरी बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में सुक्रोज का स्ट्रक्चर, स्टार्च का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उनको तो रट लो, स्ट्रक्चर तो आपको फिंगर में चाहिए इनके, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है, कहाँ है, ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मोनोसेक्राइड कौन है, पॉलीसेक्राइड कौन है, ओलिगोसेक्राइड कौन है, ठीक है, इनके बीच में कौन सी लिंकेज है। तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में आपको ये नहीं कि बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स करने हैं, मेटाबॉलिज्म भी करना है। मेटाबॉलिज्म में आपको ऑक्सीडेशन आ जाएगी, बीटा ऑक्सीडेशन आ जाएगी, ग्लूकोज मेर हो पाथवे आ जाएगा, साथ में आपके एच एम पी संट आ जाएगा। एचएमपी संट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेंसिस, ट्रांसअमीनेशन, अमीनो एसिड्स का आ सकता है। उसके बाद उसको मैं भूलना है, एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म वो भी आ जाता है। तो ये आपका 3 यूनिट है। फोर्थ यूनिट आपको जो कोर में रखनी है, कोर में बोल रहा हूँ अभी बफर में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो फोर्थ यूनिट है जो आपको कोर में रखनी है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी एंटीबॉडी या कौन सी एंटीजन, या देखो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, कौन नहीं करती है, कौन बड़ी है, किसका पेंटामेर स्ट्रक्चर है, किसका डाइमर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे डाइमर आपकी आई जी जी होगी, क्रॉस कर जाती है आई जी जी, सबसे बड़ी है आई जी एम, उसके बाद सीक्रेशन में आई जी ए, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको याद रखने सभी जितनी भी आपकी आई जी एंटीबॉडी होती हैं। एंटीजन और एंटीजन पर पैराटॉप होता है कि एपिटॉप होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ यूनिट आपको याद रखनी है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी जैसे प्लेसेंटा के होता है, प्लेसेंटा के टाइप कितने हैं, मैं एग के वो पूछ जाते हैं, मैक्रोलिथिसल, मेगालिथिसल, क्लीवेज पूछ जाती है, कौन सी क्लीवेज होती है, होलोप्लास्टिक, मीरोप्लास्टिक क्लीवेजेज, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं डब्बा से। तो 5 यूनिट ही आपको कोर में रखनी है। अब बफर में, बफर होती हैं कि हो पे गए तो ठीक है, नहीं तो तुक्का लगा लेना, वो है इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी इतनी बड़ी है आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी इकोलॉजी से। तो जितना प्रैक्टिस की होगी आपकी, तो आपके लिए जितना आपको रिकॉल हो जाएगा ना, वो आपको सही हो जाएगा। मतलब रिकॉलिंग करनी है, उसमें आपको एग्जाम लगा होगा तो रिकॉल करना है कि हाँ कहीं तो पढ़ा था, ठीक है। तो ये कैसे होगी रिकॉलिंग, कैसे होती है, यदि आपने पढ़ा होगा तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको होगा इकोलॉजी के लिए। इवोल्यूशन के लिए, कोई इवोल्यूशन भी ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। इको, ईवो, ये 2 चीज़ें। तीसरा आपका टूल एंड टेक्निक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। टूल टेक्निक्स नहीं आपकी वो तो नहीं है, एलिसा टेस्ट हो गया, पीसीआर होगी, क्रोमेटोग्राफी होगी, वो जो भी हैं आपके,
ठीक है, वो 3 4th आपको कोर बफर में रखनी है, वो है आपकी, एक भूल रहा हूँ मैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को आप कोर में भी रख सकते हो, क्योंकि इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्ट है, बहुत बड़ी है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स पूरी। और जेनेटिक्स में भी मोस्टली मैं बात करूँ तो कुछ होते हैं ना डिजीजेज, रिसेसिव, डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड, बायसेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड या डोजेज कंपनसेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए, बाकी हम MCQ स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। टाइम हम वेस्ट करते नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वे इन विच कार्बन इज यूज्ड एंड रीयूज्ड थ्रू द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एनर्जी रिसाइकलिंग, एनर्जी पिरामिड, कार्बन साइकिल, द वाइटिक अवाइटिक साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द कार्बन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2, आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो कर लो या वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना, ओके। व्हेन एनी द सब्सटेंस इज एडेड टू द एनवायरनमेंट फास्टर देन इट कैन बी ब्रोकन डाउन, स्टोर्ड और कन्वर्टेड टू द नॉन हार्मफुल फॉर्म, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, कंसंट्रेशन, पार्टिकल सस्पेंशन या पॉल्यूशन। ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉल्यूशन। In the food chain, the organism most affected by the bioaccumulation are top consumer, producer, phytoplankton, parasites. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टॉप कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 4, which list of the term is in the correct order from simplest to the most complex? A, B, C, D। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सीक्वेंस दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। क्वेश्चन नंबर 5, द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म, एनर्जी, एनवायरनमेंट, लॉगिंग या न्यूट्रिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, देयर वुड बी नो लाइफ इन द ओशन विदाउट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डैश एंड डैश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। क्वेश्चन नंबर 7, ए मॉडल दैट शो हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इजी है, क्या करोगे इसका? फूड चेन, ओके। फूड वेब होता तो फूड वेब होना था, इधर ऑप्शन नहीं है तो फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम इज, ये क्या है, कौन से प्रोसेस आपको दिख रही है ये तो हर एक बच्चे को आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस। Question 9, what do ecologists call the transfer of energy that begins within sun and passes from one organism to the next? A food chain is called, इसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। आगे क्वेश्चन नंबर 10, the event that take place in the biome are shown in the diagram below, which information is represented in the diagram? कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है? वीडियो को पॉज करो, इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, a pyramid of biome is a representation of the, ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, ecological pyramid, a graphical represents the trophic structure and function, is based on the rate of energy flow that is always upright, producer always occupy the base of the pyramid, या all of these। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। Question 13, the greatest amount of the free energy is available at which of the following levels? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूसर। क्वेश्चन 14, two overview factors that affect an ecosystem are called, इजी है ये, soil and water। Question 15, a caterpillar eat leaves and the birds eat the caterpillar, in the interaction the bird is, समझिए क्या क्वेश्चन बोला? इजी क्वेश्चन है, समझिए, ध्यान समझिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 16, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द लाइफ्स ऑन अर्थ इज सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 17, द एग्जांपल ऑफ द बायोटिक फैक्टर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, इकोसिस्टम किसके बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 80 का बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिविंग थिंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। Question number 19, an example of the consumer in the pond ecosystem is, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अ फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 20, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर डी।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एन एग्जांपल ऑफ द वाइटिक फैक्टर इन द पॉन्ड इकोसिस्टम इज फिश। क्वेश्चन नंबर 22, एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसर का एग्जांपल पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉसेस। क्वेश्चन नंबर 23, बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर, किसके लिए होते हैं, तो देते हैं आपके डिकम्पोजर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन द एनर्जी पिरामिड द लोएस्ट लेवल हैज मोर एनर्जी देन द टॉप लेवल, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25, विच द फॉलोइंग कम्युनिटी स्टार्ट सक्सेशन इन द हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। क्वेश्चन 26, द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इज कॉल्ड ओटिकोलॉजी। क्वेश्चन 27, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। क्वेश्चन 28, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज, कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10%। क्वेश्चन नंबर 29, वेल नोन इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट इज, तो वो है ई पी ओडम, इनकी एक बुक भी है इकोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बुक है वो, ई पी ओडम की। ओडम एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजिस्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये क्वेश्चन आता है आपका, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, ये आपको कमेंट में बताना है। और एक और क्वेश्चन आता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या हम बोल सकते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया है, इकोलॉजी में एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, तो वो दिया गॉस ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम सल्फर रिजर्वायर इज, मैक्सिमम सल्फर रिजर्वायर, तो वो है रॉक। क्वेश्चन नंबर 30, रॉक भी कौन, सेडिमेंटेशन रॉक होते हैं, वो होता है इसका, अगर परफेक्ट देखा तो वैसे रॉक। क्वेश्चन नंबर 31, इन ए फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर, ये तो आपको पता होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन 32, ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, एक कोरल रीफ आपने पढ़ा होगा, एंथोजोआ क्लास का होता है, देख लेना है। 32, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक इकोसिस्टम बनाता है, कोरल रीफ का एक इकोसिस्टम होता है खुद में बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 33, एन इकोसिस्टम इज नॉट ए, इकोसिस्टम इज नॉट ए, नॉट पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोज सिस्टम। एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम विद द मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, तो एक्वाटिक में मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है एस्चुअरीज में। क्वेश्चन नंबर 35, पिरामिड ऑफ द नंबर इज द ग्रास इकोसिस्टम इज अपराइट। क्वेश्चन 36, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी बेस्ट टू बी स्टडीड बाय एल्टोनियन पिरामिड। क्वेश्चन 37, डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि जो लॉजिस्टिक मॉडल है, देखो दो मॉडल होते हैं इकोसिस्टम में, एक होता है आपका लॉजिस्टिक मॉडल और एक होता है एक्सपोनेंशियल मॉडल। एक्सपोनेंशियल ऐसा मॉडल होता है जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड फूड है, तो उसमें जो कर्व बनता है वो बनता है जे शेप का कर्व, ठीक है, जे शेप का। और इन केस ऑफ एक्सपोनेंश सॉरी इन केस ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक होता है कि रियल टाइम में ऐसा थोड़ी हमारे पास अनलिमिटेड फूड है, लिमिटेड फूड है ना, तो लिमिटेड फूड होगा तो हमारा ऐसा शेप का कर्व आएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक मॉडल। तो ये लॉजिस्टिक मॉडल की बात की जा रही है कैरिंग कैपेसिटी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 38, विच इज द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली यूज द सनलाइट एज इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फंगस। क्वेश्चन नंबर 39, ए ब्रॉड बेस्ड पिरामिड शेप इज स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज, 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रोइंग रैपिडली। क्वेश्चन नंबर 40, द फॉस्फोरस साइकिल लैक डैश कंपोनेंट, तो एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से मतलब नहीं इसको, ये सब पानी और धरती से चलता है, यानी मिट्टी, सॉइल और वाटर। क्वेश्चन 41, द इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, हाँ ये इजी क्वेश्चन है ये, तो चार्ल्स एल्टोन, एल्टोन ने ही दिया, एल्टोनिक पिरामिड हम बोलते हैं ना, एल्टोन ने दिए पिरामिड की जो भी बर्ड वुड, मतलब एल्टोन ने ही की है डिस्कवरी पिरामिड की। क्वेश्चन 42, एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीसीज थ्रू विच द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कम्युनिटी पास इज कार्ड एज, तो इसको बोलते हैं फूड चेन। हाउ मच ऑफ द केमिकल एनर्जी विद इन द हर्बीवोरस टिश्यू बिकम्स केमिकल एनर्जी विद इन द कार्निवोरस टिश्यू, ये तो वही क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ठीक है, 10% ला।
Question 44. Ecological factor important for determining various ecosystem is soil. The energy utilized by the living world is primarily light. If the producer is absent, which of the following will occur? Both A and B, यानी A और B will be disintegrated because of the food. Question number 47. Energy flow is an ecosystem is unidirectionally, bidirectionally, multidirectionally, and none of these. इसका right answer option number A, unidirectionally. Question number 48. Pyramid of number for forest ecosystem is. इसका right answer option number C, both A and B. Question number 49. An ecosystem, the population of. इसका right answer option number A. Question number 50. The importance of ecosystem maintenance lies in. इसका right answer option number C, both A and B. Which of the following component of ecosystem come from outside? Outside से तो वो है आपका D, एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 52. ए पॉन्ड इज ए, पॉन्ड क्या है? तो पॉन्ड एक आपका नेचुरल इकोसिस्टम है. क्वेश्चन 53. टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड. जिसको हम बोलते हैं बायोम. क्वेश्चन 54. ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड. तो 54 प्रोड्यूसर 55. ओके हाँ, तो 54 का राइट आंसर आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, डी. उसके बाद 55. इन द पैरासिटिक फूड चेन द pyramid of number is inverted. Question 56. Earth is an open system for energies. Most of the earth water is locked up in the salt water or rice. 58. Phosphorus cycle is in the form of PO4 2 negative. Which of the following atom most often limited the primary productivity of the ecosystem? तो आपका है कार्बन. कार्बन तो होता है प्लांट में सबसे ज़्यादा. मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द सरफेस ऑफ वाटर लेक्स एंड ओशन इज बाय फाइटोप्लैंक्टन. उसके बाद आता है जूप्लैंक्टन. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को. थैंक यू.